हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंपीडेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन फिगर, फाइंड पी मैक्स। देखो, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना इंपीडेंस कनेक्ट करोगे ताकि मैक्सिमम पावर मिले, वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसी के साथ साथ हमें पी मैक्स यानी मैक्सिमम पावर क्या है वो भी फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको थेवेनिन थ्योरम की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स आपको रिपीट करना होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने थेवेनिन थ्योरम के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। थेवेनिन थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम्स में आपको दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स फाइंड आउट करना होता है। पहला होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH और दूसरा होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। देखो, ZTH और VTH ये आपको थेवेनिन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ZTH और VTH, ZTH यानी होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस और VTH यानी होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये दोनों स्टेप्स हमने थेवेनिन थ्योरम के हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय ये दोनों स्टेप्स हमने फाइंड आउट किए थे। बिल्कुल यही आपको यहाँ पे भी सॉल्व करते समय यही दोनों स्टेप्स आपको फॉलो करना है। यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ZTH फाइंड आउट करेंगे यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। फिर स्टेप नंबर 2 में हम VTH फाइंड आउट करेंगे यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। और फिर ये दोनों का यूज करके मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला है Pmax इज इक्वल टू VTH डिटर्मिनेंट में इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू RL। देखो ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे VTH का यूज होना है और VTH का सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लिख लेना है, उसका स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर में है 4 इंटू RL। RL यानी क्या, तो RL यानी लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस कहां से निकलेगा, तो उसके लिए आपने जो ZTH फाइंड आउट किए थे, आपको क्या करना है, ZTH से ZL फाइंड आउट करना है और ZL से आपको RL मिल जाएगा, ठीक है। ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस, जैसा हमने कहा था, इसके थ्रू आपको ZL मिल जाएगा। ZL यानी लोड इंपीडेंस और ZL से आपको RL मिल जाएगा, ये कंफर्म है। तो ZL फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होता है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने के बाद आपको ZL मिलता है और ZL में आपको RL मिलता है। फिर आप यहाँ पे VTH और RL का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको Pmax मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ZTH। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप वन दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ZTH। अब ये ZTH फाइंड आउट करते समय आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, तो रूल ऐसा है, ZTH फाइंड आउट करते समय ये जो ZTH है वो आपको ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस फाइंड आउट करना होता है। यहाँ देखो ओपन टर्मिनल, ये देखो ये जो टर्मिनल AB है, ये ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस आपको ZTH निकालना होता है। और रूल ये है कि ZTH फाइंड आउट करते समय यहाँ पे सर्किट में जो भी सोर्सेस है उनको हमें डीएक्टिवेट करना होता है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करके शॉर्ट सर्किट करना होता है, और अगर करंट सोर्स हो तो उसको डीएक्टिवेट करके ओपन सर्किट करना होता है। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं कि सर्किट में किस टाइप का सोर्स दिया है। देखो सर्किट में ये एक सोर्स दिया है और ये एक वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे V लिखा है, दैट इज 50 एट एन एंगल ऑफ 30 वोल्ट। ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने कहा कैलकुलेशन ऑफ ZTH फाइंड आउट करते समय हमें यहाँ पे ये सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें यहाँ पे एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। तो चलो वो न्यू सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने न्यू सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और जैसा हमने कहा था हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना था, तो ये देखो ये वोल्टेज सोर्स को हमने यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब हमने उसको रिप्लेस कर दिए है बाय शॉर्ट सर्किट। और अब ये कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ZTH फाइंड आउट करना है यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो यहाँ पे ZTH फाइंड आउट करना यानी ही टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करना। तो टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए ये सर्किट को हमें सीरीज पैरेलल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं कौन किसके साथ सीरीज या पैरेलल में है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों की तीनों एलिमेंट पैरेलल में है, तो ये तीनों का हमें पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो ये -j3 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर 3 ओहम, J4 ओहम, 5 ओहम आर
in parallel then in series with -j3 ओहम। ठीक है, हमने क्या लिखे कि ये तीनों पैरेलल में है और फिर वो ये -j3 ओहम के साथ सीरीज में है, ऐसा हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है। तो अगर आपको अब यहाँ पे टोटल इंपेडेंस फाइंड आउट करना है तो टोटल इंपेडेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लिखेंगे ZT यानी टोटल इंपेडेंस, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली ZTH ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ZTH यानी ही यहाँ पे ZT है और ये हम ओपन सर्किट जो ओपन टर्मिनल ए और बी है इसके अक्रॉस हम ये ZTH फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे ZTH दैट इज ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस ZTH। ठीक है, तो ये हमने जैसा लिखा, अब हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि 3 इज पैरेलल टू 5 इज पैरेलल टू J4 और ये कॉम्बिनेशन इन सीरीज विथ -j3। ये देखो हमने इस तरह से लिखे। ठीक है, ये 3J4 5 ये तीनों पैरेलल में है तो हमने लिखे 3J4 5 ये तीनों पैरेलल में, और ये होल कॉम्बिनेशन इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में दिया है, और ये होल कॉम्बिनेशन ये -j3 के साथ सीरीज में, इसलिए इसको अलग से हमने प्लस लेके हमने सीरीज किया है। और अब ये कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या लगाना है, देखो फार्मूला हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे आपको रेजिस्टेंसेस, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो फार्मूला जो लगाते हैं हम वही फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फार्मूला ऐसा है जैसे 1/RT इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे Z है तो हम यहाँ पे R के बजाय हम यहाँ पे Z लेके चलेंगे। R यानी रेजिस्टेंस, Z यानी इंपीडेंस, तो हम यहाँ पे Z लेके चलेंगे। 1/ZT इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 ऐसा लेके चलेंगे। ठीक है, देखो ये Z1 ये Z2 ये Z3, तो अगर ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/J4, देखो इस तरह से। ठीक है, ये 1/5 1/3 1/5 1/J4 ऐसा हमने लिख लिए। और अब ये इसको सॉल्व करने के बाद इसके थ्रू 1/ZT का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ZT फाइंड आउट करना है ओनली, तो ZT फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये इसका आपको इनवर्स करना पड़ेगा। जैसे 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/J4 और इसका इनवर्स, देखो यहाँ पे ये 1/ZT के फॉर्म में था, 1/ZT और ये तीनों प्लस में थे। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ ZT फाइंड आउट करना है टोटल इंपेडेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स करना पड़ेगा। देखो अगर आप इसका इनवर्स करेंगे, देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स सिंबल दे दिए। अगर आपने ये इसका इनवर्स कर लिए तो आपको इनडायरेक्टली ZT मिल जाएगा। तो ZT निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है वो हमने आपको बता दिए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ZT इज इक्वल टू, ये तीनों के लिए जैसा हमने कहा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/J4। ठीक है, और ये ब्रैकेट में दो इसका इनवर्स और फिर इसमें प्लस करो -J3। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे ZT निकालने के लिए कैलकुलेशन किस टाइप से होना वो हमने लिख लिए, और अब हमें यहाँ पे ZT मिल जाएगा। तो ZT जो है आप यहाँ पे चाहे तो एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं, चाहे तो आप J के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको एंगल के फॉर्म में निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.498। तो ये हम लिखेंगे 5.498 एट एन एंगल ऑफ, एंगल आपको मिल जाएगा -73.765 -73.765 ओहम। तो फाइनली हमें ZT यानी ही ZTH यहाँ पे मिल चुका है, दैट इज टोटल इंपेडेंस यानी ही थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर दैट इज ZTH यानी ही ZT है, दैट इज 5.498 एट एन एंगल ऑफ, दैट इज -73.765 ओहम। ठीक है, तो ये हमने ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या होता है वो हमने यहाँ निकाल लिए। ये हमने एंगल के फॉर्म में लिखे हैं, यही आंसर हमने वहाँ लिखे हैं, लेकिन वो हमने सामने ZTH लिखा है, यहाँ ZT लिखा है। तो फाइनली ये जो हमने ZTH निकाले हैं इसके थ्रू हमने आपको कहा था कि आपको ZL मिल जाएगा, लेकिन ये एंगल के फॉर्म में है, आपको इसको J के फॉर्म में निकालना चाहिए। तो अगर आप इसको J के फॉर्म में निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ZTH इज इक्वल टू, हम इसको J के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5378 और ये माइनस J ऑफ, क्योंकि एंगल माइनस में है तो माइनस में आएगा 2.28, ये हम लिखेंगे 2.28 और ये ओहम। तो ये हमें ZTH यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं और ये हमने J के फॉर्म में निकाले हैं। ऊपर जो हमें ZTH मिला है वो हमने एंगल के फॉर्म में निकाले और ये हमने J के फॉर्म में निकाले। हमने इसको J के फॉर्म में क्यों निकाले, वो इसलिए क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है। हमेशा ध्यान में रखो,
ZTH का जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होता है तो उसको पहले J के फॉर्म में निकाला करो। J के फॉर्म से ही आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलता है, एंगल के फॉर्म से आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं मिल सकता, ठीक है। इसीलिए हमने उसको J के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और अब ये ZTH से हम आसानी से ZL निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ZL, देखो हम जो लिख रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान दो। नाउ ZL इज इक्वल टू ZTH और ऊपर हम इसके बना देंगे स्टार। देखो हमने क्या लिखे, ZTH के ऊपर स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ये सिंबल है, हमने ऊपर स्टार दे दिए। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू ZTH क्या है, एंगल के फॉर्म में नहीं, आपको J के फॉर्म में यहाँ लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1.5378 माइनस J ऑफ 2.28, इसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते समय आपको सिर्फ साइन चेंज करना होता है, अगर प्लस है तो माइनस लिखना है, माइनस है तो प्लस लिखना है, बस इतना करना है। बाकी यहाँ पे कोई कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ये हो गया 1.5378 प्लस J ऑफ 2.28 ओहम। तो ये हमने ZL यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ZL यानी लोड इंपेडेंस, ये ZL की हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमने आपको कहा था कि ZL से आपको RL मिल जाएगा, RL यानी लोड रेजिस्टेंस। तो ये देखो ये जो ZL है, तो ये ZL में यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो पहला टर्म है यही है RL और ये जो दूसरा टर्म है ये है XL, ठीक है। तो जो दूसरा टर्म है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो पहला टर्म है इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें लास्ट में Pmax फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने का हमने जो स्टार्टिंग में फार्मूला बताए थे उसके डिनोमिनेटर में RL था यानी लोड रेजिस्टेंस। तो वो लोड रेजिस्टेंस हमें यहां से मिलता है। और एक बात ध्यान में रखो कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL और XL, ये आपको सिर्फ J के फॉर्म में ही मिलता है, ये आपको एंगल के फॉर्म में नहीं मिलता। एंगल के फॉर्म में आपको पहला टर्म रियल टर्म होता है और दूसरा टर्म एंगल थीटा दैट इज फेज एंगल होता है, लेकिन आपको वो फॉर्म में नहीं, आपको J के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और J के फॉर्म में आपको RL और XL मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने उसको J के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे ताकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके हमें RL और XL मिल जाए। तो फाइनली हमने पहला स्टेप यहां पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। यहां पे हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर RL इज इक्वल टू 1.5378 ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज इंपेडेंस। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द इंपेडेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख लिया है देयरफॉर इंपेडेंस कनेक्टेड बिटवीन A एंड B इज 1.5378 प्लस J 2.28 ओहम, ठीक है। जो इंपेडेंस ये ZL आपने फाइंड आउट किए हैं, यही ZL जो है क्वेश्चन में पहले इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था। देखो फाइंड द इंपेडेंस लिखा है, तो इसका मतलब हमें ZL फाइंड आउट करने के लिए कहा था बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो ये ZL हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ZL का वैल्यू लिखना है, ZTH का वैल्यू गलती से नहीं लिखना है। देखो जो ZTH है वो माइनस में था, ये ZTH आपको यहाँ शो नहीं करना है, आपको ZL शो करना है क्योंकि ZL कनेक्ट करने से ही आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, इसलिए हमने वो ZL वहां पे शो किया है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली ये पहला स्टेप पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इसका मतलब यहां से लेके ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में लिखा है क्वेश्चन में फाइंड Pmax यानी मैक्सिमम पावर। तो चलो अब ये मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो मैक्सिमम पावर के लिए आपको VTH और RL चाहिए। तो RL तो हमें मिल चुका है, ये देखो 1.5378 ओहम, लेकिन हमें VTH नहीं मिला है। तो चलो अब VTH फाइंड आउट करेंगे, यानी ही स्टेप नंबर 2। ये हो गया स्टेप नंबर 1। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में दो स्टेप्स आएंगी ZTH और VTH की। तो ये ZTH पूरी तरह से हमने यहाँ पे यूज कर लिए, ये स्टेप के थ्रू हमने ZTH, ZL, RL सब फाइंड आउट कर लिए। और अब रहेगा स्टेप नंबर 2। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, देखो हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ VTH, लेकिन रूल क्या है, तो रूल ये है कि VTH जो है वो ओपन टर्मिनल AB के अक्रॉस फाइंड आउट करना होता है। ये देखो ये जो ओपन टर्मिनल यहाँ पे जो AB जो टर्मिनल ओपन है, इसी ओपन टर्मिनल के अक्रॉस हमें VTH फाइंड आउट करना है। जैसा हमने ZTH फाइंड आउट किए थे बिटवीन द ओपन टर्मिनल AB, बिल्कुल वैसा ही देखो अब Z के जगह हम यहाँ पे V लिख लेंगे, लेकिन आपको एक सर्किट में चेंज करना पड़ेगा। रूल
ये है कि VTH फाइंड आउट करते समय जो वोल्टेज सोर्सेस को आपने डीएक्टिवेट किए थे उनको फिर से आपको एक्टिवेट करना है। मतलब ये है कि ये वोल्टेज सोर्स आपको यहां सर्किट में फिर से शो करना पड़ेगा। तो चलो ये वोल्टेज सोर्स यहां पे शो करेंगे। तो ये देखिए, ये सर्किट में हमने वोल्टेज सोर्स को शो किया है, 50 एट एन एंगल ऑफ 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, वो हमने यहां शो किया है। और अब ये कंडीशन में हमें VTH फाइंड आउट करना है बिटवीन द ओपन टर्मिनल AB। तो अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है तो एक काम करेंगे, ये सर्किट को थोड़ा सा पहले रिड्यूस कर लो। अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो दो लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लूप 1 लूप 2, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो ये देखिए, ये 3 ओहम और ये 5 ओहम, ये दोनों जो ब्रांचेस है वो पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनको पैरेलली सॉल्व करो। तो 3 ओहम 5 ओहम को पैरेलली सॉल्व करने के बाद का सर्किट देखो ऐसा बनेगा। ये -j3 ओहम ये एज इट इज रहेगा, ये जो बीच वाला ब्रांच है वो हमने यहां पे साइड में निकाल लिए, और ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो हमें यहां पे शो करना है। इसका आंसर आएगा 1.875 ओहम का रेजिस्टेंस, ऐसा आएगा। ठीक है, हमने क्या किए, 3 और 5 को यहां पे पैरेलली सॉल्व किए। पैरेलली सॉल्व करने के लिए फार्मूला ऐसा है, देखो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूला यूज करना है, यानी ही 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5। ठीक है, इसके थ्रू आंसर आएगा दैट इज 1.875 ओहम का रेजिस्टेंस। ये कैलकुलेशन एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली सर्किट टू सर्किट ऐसा रिड्यूस किए तो भी चलेगा, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व किया है और सर्किट को हमने रिड्यूस कर लिया है, और अब ये रिड्यूस सर्किट में हम VTH फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द ओपन टर्मिनल AB। ठीक है, हमें फिर से AB के अक्रॉस यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना है, यहाँ के बजाय अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ VTH फाइंड आउट करना है बिटवीन AB, तो AB के अक्रॉस, AB के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है वो चेक करो। तो AB के अक्रॉस यानी ही AB के पैरेलल में ये ब्रांच है 1.875। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फ्लो होने वाला करंट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और ये करंट को हम कहेंगे करंट I। ठीक है, और यही करंट I का यूज करके हम VTH फाइंड आउट करने वाले हैं। VTH बिटवीन AB फाइंड आउट करना, यानी ही VTH ये 1.875 ओहम के अक्रॉस फाइंड आउट करना, क्योंकि AB के पैरेलल में 1.875 ओहम का ब्रांच है। ठीक है, AB के अक्रॉस में बोलो या AB के पैरेलल में बोलो, ये ब्रांच है। ठीक है, तो AB के अक्रॉस का VTH यानी ही ये ब्रांच के अक्रॉस का VTH। ठीक है, तो हमें VTH फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने कहा, ये करंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, करंट I। तो चलो ये करंट I फाइंड आउट करेंगे, और ये करंट I फाइंड आउट करने के लिए ये जो लूप है, देखो ये जो पहला आपको लूप दिखाई दे रहा है, ये लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो ये लूप में KVL अगर अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज करंट ले लेंगे, करंट I। ठीक है, और ये करंट I हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे ये लूप में KVL अप्लाई करना है, KVL के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई KVL इन फर्स्ट लूप। यहाँ पे लूप एक ही है, तो इन फर्स्ट लूप, देखो ये पहले लूप में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। तो KVL अप्लाई करते समय रूल क्या है, रूल ये है कि अगर वोल्टेज सोर्स में करंट निगेटिव साइड से अगर एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो, और अगर करंट वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो, बाकी सारे एलिमेंट्स प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये वोल्टेज सोर्स में ये प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। ठीक है, और ये करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, तो करंट ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये करंट वोल्टेज सोर्स में देखो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, देखो ये इस तरह से फ्लो हो रहा है और ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम निगेटिव में लेंगे। तो ये हम लिखेंगे -50 एट एन एंगल ऑफ 30। ठीक है, इसको ब्रैकेट में दे दो क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हमने लिख लिए, और अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट मतलब ये J4 ओहम और ये 1.875 ओहम, ये जो है वो वहां पे प्लस में ही आएंगे। ठीक है, तो इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप अब हमें लिखना है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा J4 इंटू I, तो ये हम लिखेंगे प्लस J4 इंटू I। ठीक है, और उसी तरह से इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1.875 इंटू I, तो हम लिखेंगे प्लस 1.875 इंटू I इक्वल्स टू 0। तो ये हमने यहाँ पे KVL का इक्वेशन बना लिए, और अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें I का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो माइनस में है ब्रैकेट के ये जो माइनस में है, ये टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, और अब ये दोनों में से I यहाँ पे कॉमन ले लो। तो I कॉमन लिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1.875 प्लस ऑफ J4 और ये 50 एट एन एंगल ऑफ 30। ठीक है, तो यहाँ पे I फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 50 एट एन एंगल ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 1.875 प्लस ऑफ J4। तो यहाँ से हमें करंट I का वैल्यू मिल जाएगा। आप ये करंट I डायरेक्टली एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 11.31। तो हम लिखेंगे
11.31 एट एन एंगल ऑफ -34.88 एम्पियर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लेक्स मोड में करना पड़ेगा। जब कभी भी आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करोगे, कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में ले लेना, या रेक्टेंगुलर पोलर का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 11.31 एट एन एंगल ऑफ -34.88, ये हमें करंट आई मिल चुका है। ये करंट आई, ये जो करंट है ये लूप में फ्लो हो रहा है, और ये करंट इनडायरेक्टली ये 1.875 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। और अब ये करंट का यूज करके हम VTH फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर VTH इज इक्वल टू दैट इज I इंटू 1.875। ठीक है, VTH फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे ओम्स लॉ का फार्मूला यूज कर रहे हैं। ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो ये देखो V इक्वल्स टू I इंटू आर। ठीक है, ये I और ये R। ठीक है, ये R माने ये रेजिस्टेंस, तो I इंटू आर कर रहे हैं, तो I का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो I का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 11.31 एट एन एंगल ऑफ -34.88 और इंटू R यानी 1.875। ठीक है, बस इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 21.21 और एंगल वही रहेगा 21.21, एंगल है -34.88। ठीक है, तो ये हमें होल्ड, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें VTH मिल गया। क्वेश्चन में हमने कहा था कि 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। स्टेप 1 में हमें ZTH फाइंड आउट करना है और स्टेप 2 में हमें VTH फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कैलकुलेशन ऑफ VTH। हमें VTH निकालना था तो ये VTH फाइंड आउट कर लिए, और अब ये VTH का यूज करके हम आसानी से मैक्सिमम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में Pmax फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और स्टार्टिंग में हमने आपको बताए थे Pmax फाइंड आउट करने का फार्मूला। Pmax का फार्मूला देखो ये था, दैट इज VTH मॉड में लेके उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RL। ये फार्मूले की स्पेशलिटी ये है कि ये फार्मूले में जो VTH है वो हमने देखो मॉड में लिखा है। इसका मतलब ये है कि VTH का रियल टर्म, ठीक है, इसका मतलब हमें VTH का एंगल यहाँ पे नहीं लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VTH का स्क्वायर, ये देखो VTH में आपको यहाँ पे पहले जो रियल टर्म आपको दिखाई दे रहा है 21.21, वो आपको यहाँ लिखना है। एंगल जो है -34.88 वो आपको यहाँ यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है स्पेशली। तो ये हमने लिखा है स्टेप 3, जिसमें हमें मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो हम यहां लिखेंगे मैक्सिमम पावर का फार्मूला जो हमने बताए थे, Pmax इज इक्वल टू दैट इज VTH का स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे VTH इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू RL। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। VTH हम यहाँ पे लिखेंगे 21.21, एंगल यूज नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू RL का वैल्यू हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किए थे 1.5378 ऐसा उसका RL का वैल्यू था। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, आपको Pmax मिल जाएगा। तो Pmax ये आएगा दैट इज 73.134। तो हम लिखेंगे 73.134 वैट। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले ये एग्जाम में भी आ चुका है। ये प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।